Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, इसके पहले मैंने हिंदी सेक्शन का एक टेस्ट अपलोड किया है जिसमें पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये संस्कृत सेक्शन का मॉडल पेपर नंबर 3 है। कई दिनों के बाद संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर भी संपूर्ण सिलेबस से पूरे 30 क्वेश्चन हैं नए पैटर्न के अनुसार। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना मूल्यांकन अच्छी तरह से करिएगा। बहुत कुछ नया सीखकर आप इस टेस्ट से जा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, महाभाष्यस्य रचयिता क है, अर्थात महाभाष्य के रचयिता कौन है। मित्रों, विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है महर्षि पाणिनि, दूसरा विकल्प है वृद्धराचार्य, तीसरा विकल्प है पतंजलि और चौथा विकल्प है भट्टोजी दीक्षित। तो अगर हम बात करें महाभाष्य की, तो इसकी रचना महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, विसर्गस्य उच्चारण स्थानमस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान है तालु है, कंठ है, कंठोष्ठो और दंता है। तो साथियों, उच्चारण स्थान के सूत्र को बोल करके आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जैसे अकु है विसर्गनियाम कंठे, अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, उज्ज्वल है अस्मिन पदे संधि वर्तते। इस पद में संधि होगी शचुत्व संधि, षटुत्व संधि, जशत्व संधि और छत्व संधि। तो साथियों, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल बराबर शब्द क्या बनेगा आपके, उज्ज्वल शब्द ये बन जाएगा। लेकिन अब इस स्थिति में अब यहाँ पर तय का क्या हो रहा है साथियों, तय का हो रहा है जय, अर्थात यहाँ पर जब ऐसी स्थिति होती है कि बाद वाले अक्षर के अनुसार ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चेंज हो जाए तो वहाँ शचुत्व संधि होगी। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। भूत बली है इत्यत्र समासो अस्ति। ये जो भूत बली है शब्द है, इसमें समास कौन सा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु है, बहुब्रीहि। तो साथियों, भूत बली यहाँ पर देखिए द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची पद नहीं है, क्रमधारय भी नहीं होगा क्योंकि साथियों इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें तत्पुरुष है समास होगा। भूत है बलि ये जो शब्द है इसमें तत्पुरुष रहेगा। अब चौथा भी इसमें गलत है, ओनली दूसरा ही विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। कमेंट करके बताइएगा कि संस्कृत में इसका समास विग्रह क्या बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं मित्रों। पांचवा क्वेश्चन, समीपार्थ अव्ययम स्यात्, अर्थात समीप के अर्थ में कौन सा व्यय होता है, अति, अनु, उप और स। तो साथियों, समीप के अर्थ में उप उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है साथियों, उप उपसर्ग। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रमा शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम अस्ति। रमा शब्द का सप्तमी एकवचन रूप है रमाणाम, रमायाम, रमयो है, रमाया है। तो आपको सप्तमी एकवचन रूप बताना है, सप्तमी एकवचन। ऐसा नहीं हो कि आप सप्तमी बहुवचन बता दो, सप्तमी द्विवचन बता दो। इसलिए सोच समझकर आंसर दीजिएगा साथियों। इसका राइट आंसर है रमायाम। रमा शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या है साथियों, रमायाम है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से। अब
इसका आपको शुद्ध रूप बताना है। वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्षात पत्राणि पतंती और वृक्षस्य पत्रम पतत। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर बताइएगा प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखिए इसके शुद्ध रूप की अगर हम बात करें तो पत्ते गिरते हैं अलग हो रहे, तो अपादान कारक का प्रयोग यहाँ पर होगा साथियों। और इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो रहेगा वृक्षात पत्राणि पतंती। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, राम है मया सह गच्छति उदाहरणस्य सूत्रमस्ति। संबोधने अपवर्गे तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनांग विकारे। तो साथियों राम मया सह गच्छति, सह मतलब साथ में, गच्छति मतलब जाना, राम है मया मतलब राम मेरे साथ में। तो साथियों यहाँ पर सहयुक्ते प्रधाने ये इस सूत्र का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 8 में। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन क्या है, दर्शनम इति पदे प्रत्यय अस्ति। दर्शनम इस पद में, ये जो दर्शनम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। ल्युट कत क्यप कत्वा। साथियों कत्वा तो होगा नहीं क्योंकि त्वा तो नहीं आ रहा है। नम में कत भी नहीं होता है। बताइए क्यप या ल्युट कौन सा रहेगा 9वें क्वेश्चन में। साथियों इसका राइट आंसर है दर्शनम में ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। यजमान है पदे प्रत्यय वर्तते। यजमान है पदे में प्रत्यय कौन सा है। शानच, क्षत्रि, ल्युट, मतुप। तो साथियों यजमान है, यजमान मान है में तो फिर ल्युट रहेगा नहीं, क्षत्रि भी नहीं रहेगा। अब देखिए शानच या मतुप, बताए राइट आंसर। यजमान है कौन सा प्रत्यय रहेगा साथियों। तो साथियों इसमें रहेगा आपके शानच प्रत्यय, मतुप नहीं रहेगा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। अगर आप मतुप की सोच रहे थे तो मतुप नहीं बल्कि शानच रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। मालिनी छंदसी प्रतिचरणम वर्णाः भवन्ति। मालिनी छंद में प्रतिचरण में वर्ण होते हैं 8, 8, 15, 15, 17, 17, 14, 14। तो साथियों मालिनी छंद में प्रतिचरण में कितने वर्ण होते हैं। देखिए मित्रों प्रतिचरण में वर्णों की संख्या होती है 15 है, मतलब 15 है। विकल्प नंबर 2 विकल्प सही रहेगा इसमें प्रश्न 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। सुक्ति की पूर्ति करनी है रिक्त स्थान की जगह। यहाँ रिक्त स्थान की जगह एक शब्द आएगा और बाद में आ रहा है परमो गति है। तो पापो परमो गति है, असत्यम परमो गति है, धर्मो ही परमो गति है, दुर्जनम परमो गति है। तो साथियों सुक्ति की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर रहेगा, देखो पाप परमो गति है मतलब महान कार्य नहीं होता है, असत्यम भी नहीं, दुर्जनम भी नहीं, लेकिन धर्मो ही परमो गति कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। राम है अत्र धातु अस्ति। ये जो राम है शब्द है इसमें धातु है रम धातु, राम धातु, रिम धातु और रोम धातु। तो साथियों राम है शब्द में कौन सी धातु है मित्रों, इसमें रम धातु है। कौन सी धातु है, रम। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 30 नहीं हुए तो 29 करो, 29 नहीं हुए तो 28 करो, 28 नहीं हुए तो 27, 27 नहीं हुए तो 26 और 26 नहीं हुए तो 25 तो करो ही करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे साथियों। बहुत फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से, आप एग्ज़ाम में देखना भले ही। प्रश्न नंबर 14 है, सेनापति राजा के साथ घूमता है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है करोति। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है।
सेनापति है निरपाम सह भ्रमति। साथियों ये जो भ्रमति शब्द लिखा है इसमें ये जो र लगता है इस प्रकार से लगता है, लेकिन जब भी मैंने टाइप किया है तो ये जो री की तरह ही लग रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। ये सभी जो भ्रमति शब्द लिख रखे हैं इनमें, तो इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप है। दूसरा है सेनापति है नरपेण सह भ्रमति। तीसरा है सेनापति नरपाई सह भ्रमति। और चौथा है सेनापति नरपात सह भ्रमति। तो संस्कृत में अनुवाद क्या रहेगा? सेनापति राजा के साथ घूमता है, के साथ संबंध। साथियों यहाँ पर कौन सा सही रहेगा आपके? सेनापति नरपेण सह भ्रमति, विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। साथियों वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा है, किंतु फिर भी देखिए सेनापति राजा के साथ घूम रहा है, तो साथ के योग में मतलब सह के योग में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ प्रथम विकल्प भी सही हो सकता है, किंतु बुक के अनुसार दूसरा ही विकल्प राइट है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 14 में आपके अनुसार कौन सा आंसर सही रहेगा। तो साथियों वैसे इसकी गहन जांच करने के बाद अगर आप कमेंट करते हो तो बिल्कुल इसकी जांच करने के बाद इसमें तुरंत संशोधन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो बाकी 29 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद करोति। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। इमान् बालिकान् पठनं रोचते, अस्याः बालिकायाः पठनं रोचते, एतां बालिकां पठनं रोचते और अस्ये बालिकाये पठनं रोचते। तो इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। तो साथियों कौन सा आंसर सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में? बताइए राइट आंसर प्रश्न संख्या 15 में। मित्रों इसका जो संस्कृत में अनुवाद होगा वो रहेगा अश्ये बालिकाये पठनम रोचते। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 16। तो मित्रों देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16वां क्वेश्चन, चे वर्गस्य उच्चारण स्थानम। चे वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ है, तालु है, दंता है, नासिका। तो साथियों इचु यशनाम तालु है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 17। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, अब पूरे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आएंगे। भाषा शिक्षणस्य कौशलेषु अंतिम कौशलमस्ति। भाषा शिक्षण कौशल नहीं, अब संस्कृत में अनुवाद नहीं करूँगा, फिर बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के, अनुवाद कर देते हैं तो फिर आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, इसलिए अनुवाद नहीं किया जाएगा। एक बार आप प्रश्नों के आंसर दीजिए फिर अनुवाद करेंगे। पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके लेखनम। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, भाषा शिक्षण कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है। तो पहला होता है श्रवणम, फिर होता है भाषणम, फिर होता है पठनम और फिर होता है लेखनम। तो साथियों यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 17 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार है कुत्र क्रियते। विकल्प देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम, अंत्याक्षरी परीक्षायाम। तो साथियों लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प शलाका परीक्षा, जो कि एक मौखिक परीक्षा का ही उदाहरण है साथियों। चलिए आएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर। उपचारात्मकं शिक्षणं कर्तुं शक्यते मूल्यांकनेन पाठ्यपुस्तकेन गुरुमुखेन न कोऽपि। विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में? साथियों इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा प्रथम विकल्प, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है? मूल्यांकन पाठ्यपुस्तक कौन करता है? मूल्यांकन करता है, पाठ्यपुस्तक करती है, गुरुमुख करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 19। ये
निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन की ही तकनीकें होती हैं मित्रों। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 20। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षण कर्तुं शक्यते अध्ययनेन परीक्षया पाठ्यपुस्तकेन भाषणेन। तो साथियों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कौन करता है? अध्ययन, पाठ्यपुस्तक, भाषण और परीक्षा। तो मूल्यांकन परीक्षण करने की भी बात की जा रही है, तो परीक्षण पाठ्यपुस्तक नहीं करती है बल्कि परीक्षा करती है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति आकाशवाणी, पुस्तकम, दूरदर्शनम, श्यामफलकम। दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन कौन सा है? तो साथियों इनमें दिए गए विकल्पों के अनुसार दूरदर्शन दिए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ श्रव्य दृश्य साधन है। बाकी यहाँ पुस्तक तो दृश्य है, श्यामफलक दृश्य है, आकाशवाणी श्रव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि है क्या उच्यते? सूत्र विधि है, व्याकरण विधि है, भंडारकर विधि है, पारायण विधि है। तो साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? क्योंकि गोपाल कृष्ण भंडारकर के द्वारा उपयुक्त विधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 23 पर। संस्कृते मौखिक परीक्षया कस्य कौशलम मूल्यांकने कर्तुं न शक्यते? श्रवणस्य, पठनस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। अब आप जवाब दीजिए, फिर इसका अनुवाद करेंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 23 में राइट आंसर है, बताए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछ रहे हैं? संस्कृते मौखिक परीक्षया कस्य कौशलम मूल्यांकने कर्तुं न शक्यते। तो साथियों राइट आंसर है इसका लेखनस्य, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत में मौखिक परीक्षा किस कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकती? तो लिखित परीक्षा करती है, लेखन कौशल का मूल्यांकन तो मौखिक नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। संस्कृतम भाषा अस्ति विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक, विमर्शात्मक, संश्लेषणात्मक। तो संस्कृत भाषा कौन सी है? साथियों संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है, क्योंकि बहुत सारे जो शब्द है छोटे एक जगह मिलाकर के इसमें दिए जाते हैं, फिर उसको टुकड़ों में बांटा जाता है बाद में। तो ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ेगी। फिर चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 24 में। चलिए आता है प्रश्न नंबर 25। शिक्षणम भवेत् संश्लेषणात् विश्लेषणम, कठिनात् कठिन प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति। साथियों शिक्षण होता है, बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 25 में। मित्रों शिक्षण सरल से कठिन की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर। बच्चों को पहले सरल ज्ञान दिया जाता है और फिर कठिन। विकल्प नंबर 3 सही है 25 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता? राजेंद्र प्रसाद महोदयेन, एन गोपाल स्वामी, सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी। तो साथियों बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। चौथा विकल्प सही है 26 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है भवति। अर्थात किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले। तो साथियों प्रस्तावना कौशल में जो अंतिम कौशल है वो समस्यात्मक होता है, प्रस्तावना कौशल में। विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। खंडान्वये विधेः प्रयोगम क्रियते। खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, कथा शिक्षणे, नाटक शिक्षणे। तो मित्रों खंडान्वय विधि का प्रयोग किस में किया जाएगा? बताइए राइट आंसर 28 में। मित्रों खंडान्वय विधि का प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है, क्योंकि पद्य में खंडों को अलग अलग करके आंसर दिया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है 28 में।
नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 29। प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है। व्याकरणस्य शिक्षणम, पुस्तकम प्रयोगम, भाषायाः प्रयोगम, दृश्य श्रव्य साधना नाम प्रयोगम। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि में इनमें से क्या नहीं किया जाएगा। विकल्प नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही रहेगा। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि में व्याकरणम शिक्षणम, व्याकरण का शिक्षण दिया जा सकता है। पुस्तकम प्रयोगम, पुस्तक का प्रयोग किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य साधनम प्रयोगम किया जा सकता है, लेकिन जो मातृभाषा या प्रयोगम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस भाषा को पढ़ाया जाता है उसको उसी भाषा में पढ़ाते हैं। जैसे इंग्लिश में पढ़ा रहे तो अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे, संस्कृत में पढ़ा रहे तो संस्कृत का ही प्रयोग करेंगे, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 29 में अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, क्या आपने दबा रखा है और साथ में बेल आइकन दबा रखा है। साथियों नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती है या नहीं, कमेंट करके बताएं हमें। और 30 में से कितने हुए ये भी ज़रूर बताएं। चलिए 30वां क्वेश्चन है। महर्षि पाणिनिना स्वर रचनायाम कस्य विधेय प्रयोगम कृतवान। सूत्र विधेय है, अव्याकृत विधेय है, संयोग विधेय है, निगमन विधेय है। तो साथियों महर्षि पाणिनि द्वारा जो स्वर रचना की गई थी उसमें किस विधि का प्रयोग किया गया था। साथियों उसमें इन्होंने सूत्र विधि का प्रयोग किया था। किसका? सूत्र विधि का। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 30 में। तो आज के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और टेस्ट आ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का, अधिगम के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ समय बाद ही, लगभग 8:30 बजे तक आ जाएगा वो टेस्ट। अधिगम के पूरे 50 प्रश्न हैं, देखिएगा जरूर साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।